पिछले 5 साल से दीपेंद्र जी ने लगातार घर घर, गांव गांव, मोहल्ला वाइज, शहर शहर जाकर और कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनाया हरियाणा में कि आज हरियाणा में जो आज 5 सीटें आई हैं, मैं ईमानदारी से कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इन 5 सीटों में अगर किसी का योगदान है तो वो दीपेंद्र हुड्डा जी का है। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी की जो मेहनत थी पिछले 5 साल से लगातार, एक दिन भी वो व्यक्ति घर नहीं बैठा। सुबह 10 बजे घर से निकल लेता है, रात को 2 बजे तक वो लोगों से मिलता है। तो ऐसे नेता की हरियाणा प्रदेश को ज़रूरत थी और वो दीपेंद्र हुड्डा जी ने उसकी कमी को पूरा किया है। आज मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितना भी यूथ है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा की कमान संभाले। जितने भी लोग हैं आज उनकी उम्मीद जो है वो दीपेंद्र हुड्डा जी है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती है कि दीपेंद्र हुड्डा जी जैसा नौजवान साफ छवि का जो नेता है वो कहीं ना कहीं अब की बार हरियाणा की कमान संभाले तो हरियाणा का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है। देखिए, राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू हिंसक है, उन्होंने सब हिंदुओं के बारे में नहीं कहा। उन्होंने, वो प्रतीत तो ऐसा ही हुआ। हरियाणा में तो कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। बीजेपी के लोगों ने तोड़ मरोड़ करके, इनकी आदत है शुरू से ही एडिटिंग करके डालने की, और ये इनकी जो सोशल मीडिया उनका काम ये है कि राहुल गांधी जी जो भी बोले उनको कहीं ना कहीं छोटा सा एडिट करके उसको वायरल किया जाए। जो इनेलो वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे टाइम पे सबसे अच्छे हरियाणा की स्थिति थी, अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है तो कांग्रेस कहती है कि हमारे टाइम पे सबसे अच्छी स्थिति थी। कल को जब बीजेपी पावर से हटेगी वो भी ये कहेंगे कि हमारी सबसे अच्छी स्थिति थी। मैं जिला पार्षद बना तो मेरे खिलाफ एक बहुत बड़े जो आमने सामने जो कैंडिडेट थे, सारे बड़े बड़े पैसे वाले लोग चुनाव लड़ रहे थे और वो पैसों की ताकत के बल पर चुनाव जीतना चाहते थे। नमस्ते सभी को, मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। वेलकम टू इंडियाज मोस्ट वर्सेटाइल पॉडकास्ट ए कंफ्यूज इडियट्स। आज हमारे साथ हैं नरेंद्र राज जी, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं हरियाणा से। कैसे हैं सर? नमस्कार सर, सब बढ़िया सर। आप बताइए, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। अभी रिसेंटली हम देखें तो सभा में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि हिंदू तो हिंसक है। देखिए, राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू हिंसक है, उन्होंने सब हिंदुओं के बारे में नहीं कहा। उन्होंने, वो प्रतीत तो ऐसा ही हुआ। नहीं, वो एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा है इस तरह की बातें फैलाने का, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। और जो आज हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, मोदी, अमित शाह, जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, भाई हिंदू तो ये देश हिंदुस्तान बोला जाता है, जिसमें हिंदू तो पहले ही जुड़ गया ना हिंदुस्तान में, तो सभी हिंदू हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग हिंसक बने हुए हैं। आज बीजेपी जब से बनी है तब से कहीं ना कहीं देश के अंदर नफरत का माहौल है, एक दूसरे धर्म से एक दूसरे धर्म को लड़वाया जाता है, हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, प्रदेश में आते हैं तो जाति पाति की बात जाती है, धर्म मजहब की बातें होती हैं, भारत पाकिस्तान की बातें होती हैं। तो राहुल जी ने ये कहा था कि अगर सही मायने में ये अगर हिंदू हैं तो हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, इसलिए ये हिंदू नहीं है, हम हिंदू हैं। वो बाद में बीजेपी के लोगों ने तोड़ मरोड़ करके, इनकी आदत है शुरू से ही एडिटिंग करके डालने की, और ये इनकी जो सोशल मीडिया उनका काम ये है कि राहुल गांधी जी जो भी बोले उनको कहीं ना कहीं छोटा सा एडिट करके उसको वायरल किया जाए। लेकिन अब की बार जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी बोले तो ये सारे चिल्ला रहे थे। कभी मोदी जी खड़े हो रहे थे, कभी अमित शाह खड़े हो रहे थे, कभी वो आपके राजनाथ सिंह जी खड़े हो रहे थे, सारे मतलब राहुल गांधी जी का पूरा भाषण उस टाइम पे देश में मोदी जी का जो भाषण था उससे 4 गुना लोगों ने राहुल गांधी जी के भाषण को देखा और सुना है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि आज राहुल गांधी जी की लोकप्रियता का जो डंका है ना वो पूरे देश में बज रहा है। राहुल गांधी जी बहुत जोरों शोरों से कह रहे हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। कैसे बचाया? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना राहुल गांधी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि भाजपा के लोगों ने चुनाव से पहले कहने लग गए थे कि अब की बार अगर 400 पार आई तो हम संविधान को बदल देंगे, हम संविधान को ख़त्म कर देंगे, नया संविधान लेकर आएंगे। तो राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर जब दोबारा से पद यात्रा शुरू की, उस पद यात्रा के अंदर उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर बीजेपी के लोग लगातार 400 सीटें आगे निकली तो ये संविधान को बदलेंगे, और हम नहीं चाहते कि संविधान जो बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है वो संविधान, उस पूरे संविधान उस देश उस संविधान के ऊपर चलता है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमने संविधान को बचाया है, और वो बचाने का तरीका यही है कि हमने उनको कहीं ना कहीं 400 सीटें आने से रोका है। देश की जनता ने हमारा कहीं ना कहीं विश्वास किया है हमारी बात के ऊपर, राहुल गांधी जी की बात के ऊपर, कांग्रेस की बात के ऊपर, इसलिए आज संविधान बचाने में कहीं ना कहीं हमारा योगदान रहा है। राहुल गांधी जी ने जो देश में जो लोकप्रियता हुई भारत जोड़ो यात्रा से वो एक तरफ है, पर क्या वो पर्सनल लेवल पे भी ग्रो करें? पहले की उनकी सोच भारत को लेके और अब की उनकी सोच भारत को लेके अलग है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जब पद यात्रा करी उससे पहले लोग तरह तरह की बातें इनके बारे में फैलाते थे कि राहुल गांधी जी तो किसी से मिलते नहीं हैं, ये घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ये किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं, राजा बेटा है, ये राजा बेटा है, ये युवराज है, ये
पता नहीं क्या क्या ये जो अब बीजेपी के लोग कहते थे। लेकिन राहुल गांधी जी ने जब यात्रा करी तो उन्होंने छोटे से आदमी से लेकर बड़े से बड़े तक सब लोगों से खुद पद यात्रा करके, पहली बार कोई ऐसा नेता है जिसने इतनी लंबी लगभग 4000 किलोमीटर की पद यात्रा जो है ना पैदल चल के की है, और जो हर समाज के लोगों से, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, गरीब हो, मजदूर हो, कोई कामदार हो, दुकानदार हो, चाहे वो मछुआरे हो, मतलब उन्होंने हर व्यक्ति से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना है और उनको ये दिखाया है कि तुम्हारा कोई अपना है जो तुम्हारे बीच में आ रहा है। उन्होंने टेबल की राजनीति नहीं की। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का मतलब यही था कि कुछ लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं भारत के अंदर कभी हिंदू मुसलमान का नाम फैलाकर कहीं ना कहीं इन्हीं का प्रोपगंडा होता है सारा। इसलिए राहुल गांधी जी ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोकर जो यात्रा की थी, उस यात्रा से राहुल गांधी जी की जो छवि है वो हकीकत में बहुत उभर के आई है। आज देश के लोग जो पहले राहुल गांधी जी को पप्पू बोलते थे, ये बीजेपी के लोग आज क्यों नहीं बोलते? कहीं ना कहीं उसकी जो छवि है राहुल जी की, उस छवि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और इसलिए आज जनता जो है ना राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास करने लगी है। और उस विश्वास का नतीजा है कि अब की बार कांग्रेस, देखो आप कितना अच्छा रिजल्ट रहा। बीजेपी के जो लोग कहते थे कि हम 400 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे, 300 में पसीने आ गए थे। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता हुए। अगर हम हरियाणा की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा जी, फिलहाल वो मेरे को लगता है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता वही होंगे। देखिए दीपेंद्र हुड्डा जी जो है ना आज हरियाणा के अंदर सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। और दीपेंद्र हुड्डा जी भी पिछले 5 साल से लगातार पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। चाहे किसान आंदोलन की बात हो तो दीपेंद्र हुड्डा जी की जो है बड़ी अहम भूमिका रही थी। बाद में जब आपका ये आया महिला पहलवानों की बात थी, जब जितनी भी महिला पहलवान हमारी धरने के ऊपर बैठी थी, दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार उनकी मदद कर रहे थे। मतलब चाहे कहीं व्यापारियों की कोई लड़ाई की बात हुई तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने अहम भूमिका निभाई। तो पिछले 5 साल से दीपेंद्र जी ने लगातार घर घर, गांव गांव, मोहल्ला वाइज, शहर शहर जाकर और कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनाया हरियाणा में कि आज हरियाणा में जो आज 5 सीटें आई हैं, मैं ईमानदारी से कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इन 5 सीटों में अगर किसी का योगदान है तो वो दीपेंद्र हुड्डा जी का है। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी की जो मेहनत थी पिछले 5 साल से लगातार, एक दिन भी वो व्यक्ति घर नहीं बैठा। सुबह 10 बजे घर से निकल लेता है, रात को 2 बजे तक वो लोगों से मिलता है। तो ऐसे नेता की हरियाणा प्रदेश को ज़रूरत थी और वो दीपेंद्र हुड्डा जी ने उसकी कमी को पूरा किया है। आज मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितना भी यूथ है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा की कमान संभाले। जितने भी लोग हैं आज उनकी उम्मीद जो है वो दीपेंद्र हुड्डा जी है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती है कि दीपेंद्र हुड्डा जी जैसा नौजवान साफ छवि का जो नेता है वो कहीं ना कहीं अब की बार हरियाणा की कमान संभाले तो हरियाणा का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो सकता है। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा जी की आज लोकप्रियता है। आपने इतने साल इनेलो में काम करके कांग्रेस क्यों चुनी? कहीं ना कहीं शुरुआत तो इंसान को करनी पड़ती है। हाँ जी। हमने इनेलो में लड़ाई लड़ी, छात्रों की लड़ाई लड़ी, युवाओं की लड़ाई लड़ी, जिला अध्यक्ष रहे। हाँ मैं प्रदेश का प्रभारी भी रहा। लेकिन अब इनेलो ऐसे कगार के ऊपर आ गई थी कि जो लड़ाई हम लड़ना चाहते थे हमारे साथियों के लिए वो इनेलो में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इनेलो का एक तो जनाधार नहीं रहा था। दूसरी बात, आज हरियाणा को बचाने के लिए हमें ऐसे नेता के साथ जुड़ने की ज़रूरत थी जिसके साथ हम लगें, उसको ताकत मिले और वो ऐसा नेता कहीं ना कहीं प्रदेश की कमान संभाले। इसलिए मुझे लगा कि दीपेंद्र हुड्डा जी एक ऐसे नेता हैं जिनके साथ अगर मैं जुड़ूंगा, अगर हम उनकी ताकत को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र जी जैसे नौजवान हरियाणा प्रदेश में आएंगे तो हरियाणा के युवाओं का भी भला होगा। आज देश की आबादी का 70% हिस्सा युवाओं का है। आज हमारा देश, भारत देश, सबसे ज़्यादा युवा देश माना जाता है और हरियाणा की आबादी में भी आज 70% के आसपास युवा है। उन युवाओं को अपना एक ऐसा साथी चाहिए जो उन युवाओं को आगे लेके जाए और मुझे लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा जी की वो सोच है और इसी कारण मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से प्रभावित होकर। राज बब्बर जी जैसे बड़े अभिनेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आपको कांग्रेस ज्वाइन कराई जी, तो उनसे कैसे? देखिए राज बब्बर जी के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। पिछले 30-35 साल से मेरे पिताजी की राज बब्बर जी के साथ अच्छा एक पारिवारिक घरेलू रिश्ता हमारा है। जब मैं इनेलो में था तो एक दिन राज बब्बर जी के साथ हम बैठे थे, चाय पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो, हुड्डा साहब के नेतृत्व में। दीपेंद्र जी एक बहुत अच्छे युवा नेता हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहित किया और फिर राज बब्बर जी ने कहा तो फिर राज बब्बर जी ने मुझे हुड्डा साहब से और दीपेंद्र जी से भी मिलवाया और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया। और वो इतने बड़े नेता हैं, 5 बार के MP रहे हैं राज बब्बर जी, फिल्म स्टार भी रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में अपनी एक इतनी बड़ी जगह बनाई है एक सामान्य परिवार से उठकर, तो मुझे लगता है कि उनका एक्सपीरियंस गलत नहीं हो सकता। उन्होंने जो रास्ता मुझे दिखाया, जिस व्यक्ति का मुझे उन्होंने हाथ उंगली पकड़वाई है,
वो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही है। भविष्य क्या देखते हो? भविष्य तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। फिर भी एक एम क्या है? एम देखिए, हर इंसान का लाइफ में एम होता है कि वो आगे बढ़े। जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है वो चाहता है कि उस फील्ड में वो आगे बढ़े, उस फील्ड में एक नाम कमाए, अच्छा नाम कमाए, और जिस समाज से वो जुड़ा है, जहाँ से वो चल कर आ रहा है, अपने समाज के लोगों का कहीं ना कहीं भला करे, नौजवान जो है उनको ऊपर उठाए, गरीब का जो है साथ दे, अन्याय के खिलाफ जो है लड़ाई लड़े। तो एम लाइफ का यही होता है कि अच्छे काम करके आगे बढ़े, अच्छा नाम कमाए, और आगे भविष्य में तो क्या होगा ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। लोगों की सेवा करना एक एम नहीं है? लोगों की सेवा भी तो आगे ना इसमें। भाई हम युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की, गरीब की बात कर रहे हैं, तो एक समाज की सेवा ही मेरे हिसाब से राजनीतिक सेवा है। अगर आप समाज की सेवा करते हो, अपने आसपास के लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जान पहचान की, अपने जो भी आपके पास कोई आदमी आता है तो उम्मीद लेकर आता है। मुझे लगता है कि अगर आदमी के हाथ में कुछ ताकत है तो उस उम्मीद के ऊपर अपने को खरा उतरना चाहिए, क्योंकि लोग किसी को अगर कुछ बनाते हैं राजनीति में तो बड़ी उम्मीद से बनाते हैं, और इंसान को उस उम्मीद के ऊपर खरा उतरना चाहिए, न कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलना चाहिए। और आज राजनीति लोगों ने कहीं ना कहीं पैसे के चक्कर में, आज बहुत से ऐसे राजनीति में लोग आगे जो केवल पैसे के बल के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। पैसे के बल के ऊपर राजनीति आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपका उसमें स्वार्थ बहुत बड़ा है, उसमें आपका स्वार्थ समाज की सेवा का नहीं है। अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हो तो आपके पास इतना पैसा है, समाज की सेवा करो, राजनीति के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। लेकिन लोगों ने ये धंधा बना रखा है आजकल, जिनके पास पैसे है वो पैसे फूके 2 दिन में। तो आजकल 2 होर्डिंग लगाओ, 2 पोस्टर लगाओ, 2 बार यूट्यूबर को बुला के पर उससे जीत तो नहीं होती? हाँ नहीं, जीत नहीं होती, और मेरे हिसाब से ऐसे लोगों की जीत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति में एक ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी, गरीब परिवार का बेटा भी राजनीति में आके अपनी पहचान बना सके। नहीं तो फिर तो ये पैसे वाले लोग रहेंगे। आज देश के अंदर अडानी अंबानी के अलावा मोदी सरकार को भी कोई नहीं दिखता है। जब भी कोई जिक्र आता है तो अडानी अंबानी का आता है। अब अंबानी जी के बेटे की शादी की चर्चाएं चल रही है तो सारा मीडिया, सारा देश उसी के गुणगान कर रहा है। ये कोई नहीं देख रहा कि पीछे 45 जवान हमारे शहीद हो गए। ये कोई भी नहीं देख रहा पीछे एक ट्रेन हादसा हुआ, वो हर बार ट्रेन हादसे होते कितने लोग बेकसूर मारे जाते हैं। तो आज देश की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं है, लोगों का ध्यान इन बड़े बड़े लोगों की तरफ है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि सरकार को भी कहीं ना कहीं इन बड़े लोगों की बजाय आम लोगों की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि सरकार आम आदमी बनाता है, न कि बड़े आदमी। हरियाणा में भी वापस से चुनाव है? हाँ, हरियाणा में भी अक्टूबर में चुनाव है, और हरियाणा में मुझे लगता है कि कम से कम भी 60 से 70 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। क्योंकि अब देखो, अब पिछली बार हमारी कांग्रेस की एक भी सीट नहीं थी हरियाणा में पार्लियामेंट में। अब की बार हम 5 सीटों में जीतते हैं। 2-3 सीटें ऐसी रही है जिनमें मार्जिन 20-25 हज़ार का रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहा। तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर वोट प्रतिशत कहीं आया तो वो हरियाणा में आया है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और कम से कम भी 46, शायद 46 के आसपास कांग्रेस हरियाणा में विधानसभा सीटों में जीती है इस पार्लियामेंट में। तो इसका मतलब सरकार तो बनी चुकी है, 46 सीटें तो आज है हमारी। आने वाले चुनाव में मुझे लगता है कि 60 से 70 सीटें कांग्रेस जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में। तो लोहारू हल्के से कांग्रेस का उम्मीदवार जो है, जो भी उम्मीदवार कांग्रेस का आएगा वो जीत के जाएगा, क्योंकि हमारे जो मंत्री हैं जेपी दलाल जी, लोहारू से विधायक हैं, उनसे लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। अब भी पार्लियामेंट के चुनाव में लोहारू हल्के से लगभग कांग्रेस की 8,000 के आसपास लीड रही है, कांग्रेस जीत के निकली है। तो विधानसभा के चुनाव में जाहिर सी बात है कि हरियाणा के मुद्दे होंगे, तो हरियाणा के मुद्दे होंगे, तो हरियाणा के मुद्दों के ऊपर तो हरियाणा सरकार तो कहीं है ही नहीं। हरियाणा सरकार तो चाहे आप भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे गुंडागर्दी का मामला हो, हरियाणा सरकार तो पूरी तरह से फेल है। हरियाणा में तो कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हरियाणा में तो आप देखो, दिन दहाड़े जो है बड़े बड़े इनको बिल्डरों को, बड़े बड़े शोरूम के मालिक हैं उनको, बड़े बड़े शेठ हैं उनको, बड़े बड़े जो लोग जितने भी पैसे वाले उनको रोज़ धमकियाँ मिलती हैं, रोज़ फिरौती मांगी जाती है। अभी कल ही झांसी में एक जो है हीरो होंडा शोरूम का मालिक था, उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। कल की बात है ये। और पिछले 1 हफ्ते पहले हिसार में महिंद्रा के मालिक हैं संजय गुप्ता जी, उनके शोरूम के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, उनसे फिरौती मांगी गई है, उनको धमकी दी गई है। तो आज हरियाणा में कोई सुरक्षित नहीं है। जो हरियाणा कभी हुड्डा साहब की जब सरकार थी, जो हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी में बिल्कुल जीरो था, कहीं बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, रोजगार के मामले में नंबर 1 था। वो हरियाणा किसानों की जो आमदनी थी उसमें नंबर 1 था। हरियाणा इसमें क्राइम में कहीं भी हरियाणा का कोई जिक्र नहीं था। हरियाणा से क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया था। बीजेपी के नेता स्टेज से कहते हैं बीजेपी की मीटिंग में कि हुड्डा साहब की सरकार में क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया था, सारे अपराधी हरियाणा छोड़कर भाग गए थे, और अभी वो सारे अपराधी दोबारा से हरियाणा में शरण लेकर आ गए। तो कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है। और
अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दोबारा से इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए और हरियाणा जो है बिल्कुल ही अपराध मुक्त किया जाएगा, ये मुझे लगता है। जो इनेलो वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे टाइम पे सबसे अच्छे हरियाणा की स्थिति थी, अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है तो कांग्रेस कहती है कि हमारे टाइम पे सबसे अच्छी स्थिति थी। कल को जब बीजेपी पावर से हटेगी वो भी ये कहेंगे कि हमारी सबसे अच्छी स्थिति थी। देखिए, वो तो जनता बताएगी कि अच्छी स्थिति किसकी थी, क्योंकि हर पार्टी अपनी ही पार्टी के नेताओं की अपनी ही पार्टी का गुणगान करती है। ठीक है, अपनी पार्टी को कोई बुरा नहीं बताता। तो बुरा और अच्छा बताने का जो काम है वो जनता का है। जनता बताती है कि किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा काम किया। 3 दिन पहले राव इंद्रजीत जी की कोई जनसभा थी झांसी में, और उसमें वहाँ उस मंच के ऊपर ही एक बीजेपी के नेता ने, आप सुन सकते हो, ये वीडियो मिलेगा आपको सोशल मीडिया पे कहीं भी, बीजेपी के नेता ने उनके सामने कहा है कि कांग्रेस सरकार थी तब हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में, तब हरियाणा से अपराधियों का खात्मा हो गया था पूरी तरह से, और आज वहीं अपराधी सिर के ऊपर आके बैठे हैं। तो जब बीजेपी की मीटिंग में बीजेपी के नेता स्टेज के ऊपर ये बात मानते हैं तो इसका मतलब अच्छा काम तो कांग्रेस ने किया ना, तभी वो कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं, वो इनेलो की और जेजेपी क्यों नहीं कर रहे। पर आप इनेलो में थे, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं। देखिए, इनेलो में मैं सरकार में नहीं था। जब इनेलो सत्ता में थी 2000 से लेकर 2005 तक, उस टाइम पे मैं इनेलो में नहीं था। मैंने इनेलो को 2007 में ज्वाइन किया था, और जब मैंने 7 में ज्वाइन किया तो मैं 2022 तक रहा हूँ। उस दरमियान इनेलो की सरकार नहीं थी, तो मैं वो एक्सपीरियंस नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं सरकार में सत्ता में रहा होता, शामिल होता, तो मैं बता सकता था। हम क्या होता है कि जो आम आदमी होता है ना, वो लड़ाई लड़ता है लोगों की। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे जनता के हितों के लिए, क्योंकि विपक्ष का काम है जनता की आवाज़ उठाना। अगर हम जनता की आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो फिर जनता उम्मीद किससे करेगी। तो विपक्ष का काम है सरकार की कमियां खामियां निकालना। और रही बात इन्हें लोग, अभी इन्हें लोग मुझे लगता है नहीं कोई फ्यूचर ज़्यादा है। अब फ्यूचर जो है ना वो कांग्रेस का है, और आम आदमी भी आज कांग्रेस से जुड़ रहा है लगातार दिन प्रतिदिन। हरियाणा प्रदेश के अंदर तो आप देखोगे कि जैसे पार्लियामेंट का जो रिजल्ट है उसके बाद दिन प्रतिदिन इतनी ज्वाइनिंग बीजेपी जेजेपी इनेलो को छोड़कर लोग कांग्रेस में कर रहे हैं। वो तभी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो भविष्य है वो कांग्रेस का है। और कांग्रेस 10 साल जब कांग्रेस ने राज किया था, आप मेट्रो देख लो, भूपेंद्र हुड्डा जी जब चीफ मिनिस्टर थे मेट्रो का कितना विस्तार हुआ था, कितने कॉलेज, कितने मेडिकल कॉलेज बने थे, कितनी सड़कें बनी थी। बेरोजगारी में हरियाणा बिल्कुल, आज तो बेरोजगारी में नंबर 1 है, उस टाइम पे रोजगार में नंबर 1 था। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद है कि जो कांग्रेस ने काम किए थे वो दूसरा कोई नहीं कर पाया, इसलिए जनता आज दोबारा से कांग्रेस को लेना चाहती है। जितना मेरे को ध्यान आता है, हाँ जी, आप हरियाणा प्रदेश से पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया। उस टाइम पे आप जिला पार्षद थे जी। इतनी हिम्मत, इतना जज्बा, अपने लोगों के लिए इतना काम करने की क्षमता, क्यों? देखिए, जब मैं जिला पार्षद था तो मुझे लगता है कि जब मैं जिला पार्षद बना तो मेरे खिलाफ एक बहुत बड़े जो आमने सामने जो कैंडिडेट थे सारे बड़े बड़े पैसे वाले लोग चुनाव लड़ रहे थे, और वो पैसों की ताकत के बल पर चुनाव जीतना चाहते थे। लेकिन जनता ने जो है ना पैसे को ठुकरा कर अपने बेटे को जिताया, मेरे को चुनाव जिताने का काम किया। और जिताने वाले ज़्यादातर किसान ही होते हैं, क्योंकि गांव में जो आबादी है वो किसानों की होती है। और जब किसान आंदोलन चल रहा था तो हम सबको लगा कि भाई जो किसान हमें बनाने वाले हैं, जिनकी वजह से हम जीते हैं, और आज वो किसान दिल्ली की सड़कों के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं अपने हकों की लड़ाई के लिए, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जिला पार्षद न रहकर उनके बीच में जाकर बैठें और उनकी लड़ाई में उनके साथ दें। इसलिए मैंने उस वक्त अपना डीसी को, भिवानी डीसी के नाम से लेटर लिख के और जिला परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया था। और टिकरी बॉर्डर पर जाकर मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरा सम्मान भी किया, मान सम्मान भी किया, और पूरी लड़ाई जितने भी किसानों की चली हमने दिल से उनका साथ दिया था। पर ये एथिकल वैल्यूज आई कहाँ से? आप तो अपनी पावर जो भी थी आपके पास उस समय पे, आप उसको एंजॉय कर सकते थे, आप जीते थे, लोगों के द्वारा चुने गए थे, आपको ज़रूरत ही नहीं थी इस्तीफा देने की। देखिए, इस्तीफा देने की ज़रूरत तो इसलिए थी क्योंकि किसान की जो है ना, किसान कौम खतरे में थी। क्योंकि जो बीजेपी उस वक्त 3 अध्यादेश जो कानून लेकर आई थी वो ऐसे काले कानून थे कि जिससे किसानों का भविष्य खतरे में आ जाता था। तो अगर किसान खतरे में आ जाता, आज देश के अंदर देश 2 ही लोगों से चलता है, एक किसान से और एक जवान से। जवान वो है जो हमारे देश की बॉर्डर के ऊपर बैठकर जो है हम जो सुरक्षित देश में घूम रहे हैं ना, अपना एंजॉय कर रहे हैं, वो उस जवान की वजह से हम बैठे हैं। और खाते किसान की वजह से सब पर ये पूरा इंडिया जो भी है ना, देश हमारा जो खाता है वो किसान के खेत से आता है, जवान देश को बचाता है। तो इसलिए जब जवान और किसान की बात आती है तो मुझे लगता है कि इंसान को पद का लालच नहीं करना चाहिए। और
किसानों के साथ आना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि पर इस्तीफा देने का कोई फायदा हुआ या फिर बस ये एक पब्लिसिटी नहीं, इस्तीफा देने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास बहुत से लोगों ने इस्तीफे दिए उसको देखते हुए, और उसके बाद एक विधायक ने भी इस्तीफा दिया था, अभय चौटाला जी, तो उस टाइम पे तो और भी लोगों ने इस्तीफे दिए। तो उससे क्या बनता है कि सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनता है, दबाव बनता है कि भाई जनता जो है ना आपके पूरी तरह खिलाफ हो चुकी हैं और लगातार लोग इस्तीफे दे रहे हैं, तो एक सरकार के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति होती है वो, और दबाव बनाएंगे तभी वो कानून हटाए जाएंगे। और उसका रिजल्ट भी मिला। जब किसान आंदोलन पूरे चरम पर था, लास्ट में मोदी जी को झुकना पड़ा। जो मोदी जी तानाशाह बने हुए थे, अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह मानते थे, और वो लास्ट में उनको भी झुकना पड़ा और वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। तो उसमें मैं ये नहीं कहता कि मेरे अकेले का योगदान है, उसमें जितने भी लोगों ने किसानों का साथ दिया उन सब का योगदान है। हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी भी उस किसान आंदोलन में जो है अग्रणी भूमिका में थे। चाहे किसानों की सेवा करने की बात हो, खाना भिजवाने की बात हो, उनके लिए रुकने की व्यवस्था करवाने की बात हो, बिस्तर वगैरह, क्योंकि किसान सर्दियों में भी बैठा था बेचारा। दिसंबर जनवरी में तो हमारी दिल्ली में ठंड भी बहुत ज़बरदस्त होती है, गर्मी में भी बैठा था। तो हर व्यवस्था जो है करवाने में दीपेंद्र हुड्डा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आप लोहारू हल्के से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं, लाहौर हल्के से चुनाव लड़ेंगे। अब की बार 2024 में हमारा मिशन कांग्रेस है। की तरफ से? हाँ, मैं कांग्रेस की तरफ से टिकट की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा हक बनता है कि मुझे दिया जाए। और राहुल गांधी जी और दीपेंद्र हुड्डा जी की सोच है कि वो युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे मौका देंगे, और मुझे मौका देंगे तो मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं ना कहीं पार्टी की सीट जिताकर और कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। और फिर भी आप हमें समय दे रहे हो, इलेक्शन इतने पास में है, कैंपेनिंग के दिन शुरू हैं। देखिए, वो तो समय तो हर इंसान को देना पड़ता है। आज समय नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? क्योंकि नेता के ऊपर कई लेबल लागू होते हैं। नेता अगर किसी को राम राम कर दे तो जो विरोधी होते हैं वो कहते हैं कि भाई जैसे सरकार होती है, तो अब सरकार बनने के बाद नेताओं की चाल ढाल बदल जाती है, तो लोग कमी निकालना शुरू कर देते हैं कि अब तो सरकार बनेगी, अब तो कहाँ मिलेंगे। तो अब नहीं मिलेंगे तो कहेंगे ये तो सरकार से पहले नहीं मिल रहे, सरकार बनने के बाद तो पता नहीं कब मिलेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंसान को धरातल पे रहना चाहिए, चाहे वो कुछ बने ना बने, लेकिन पहले इंसान को इंसान बनना चाहिए। पद, राजनीति, ये सब चीज़ें भविष्य की, फ्यूचर की बात है, ये जिसकी किस्मत में होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हरियाणा प्रदेश की स्थिति या फिर क्या काम होने चाहिए, कौन अभी किसके आसार हैं सरकार बनाने के, ये सब जान के आशा करते हैं कि आप लोग की सरकार आए, जो हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 पहुंच गया है वो रोज़गार में वापस से नंबर 1 आए, जो कार्य होने चाहिए वो हों। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप आए और आपके साथ बात करके मुझे भी अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि अभी आप बहुत ही युवा हो, अभी तो आप तो 50 वाले में नहीं हो, आप तो अभी बहुत युवा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो है ना, आप जिस लाइन में हो भगवान आपको बहुत तरक्की दे। गॉड ब्लेस यू ब्रो। थैंक यू सो मच सर। Thank you. अगर आपको लगता है जी। मैं लोगों की कुछ मदद कर रहा हूँ या फिर कुछ सहायता हो रही है, तो आप यहाँ देख के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। सभी साथियों को मैं एक विनती करना चाहूँगा कि हमारा छोटा भाई है और इस लाइन में है, तो मैं आप सभी को कहूँगा इस भाई के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हाँ जी। कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक कमेंट से किसी नौजवान का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। तो कमेंट्स करने में कुछ नहीं लगता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।